आज हम दो घटनाओं के दिक्काल अंतराल पर चर्चा करेंगे। दिक्काल अंतराल दो निर्देश तंत्र पे किस तरीके से निश्चर हो सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अब दो घटनाओं के बीच दिक्काल अंतराल, तो मान लेते हैं दो घटनाएं ए और बी हैं। ठीक है, अब वापस हम लोग उसी पे आते हैं कि हमारे पास यहाँ ये दो निर्देश तंत्र आपको दिख रहे हैं। दोनों निर्देश तंत्र दिखा, एस और एस डेस। फ्रेम एस डेस एस के सापेक्ष वी वेग से धनात्मक एक्स दिशा में गति कर रहा है। और कैसे गति कर रहा है? तो वाई वाई डेस जेड जेड डेस एक दूसरे के समानांतर हैं, बिल्कुल चित्र के हिसाब से। अब मान लेते हैं कोई घटना एस डेस से आप देख रहे हैं, ए और बी घटना मान लेते हैं। तो ए घटना का निर्देशांक एस डेस के सापेक्ष कितना लेंगे आप? x1 डेस, y1 डेस, z1 डेस किस समय पे? t1 डेस समय पे। और इसी प्रकार से दूसरी घटना अगर देखें आप तो क्या निकल के आएगा आपके पास? बी घटना, और उसके निर्देशांक एस डेस फ्रेम में कितने होंगे? ओ डेस के सापेक्ष x2 डेस, y2 डेस, z2 डेस किस समय पे? t2 डेस समय पे। अब चूंकि ये दोनों घटनाएं फ्रेम एस के सापेक्ष वी वेग से गति कर रही हैं, तो एस के सापेक्ष अगर हम लोग एक घटना को देखें तो उसके लिए स्थिति निर्देशांक कितने आएंगे आपके पास? दिक निर्देशांक कितने आएंगे या स्पेस निर्देशांक कितने आएंगे? x1, y1, z1 और t1 समय पे। समझ में आ गया? इसी प्रकार बी के लिए अगर लें आप एस के सापेक्ष तो x2, y2, z2 और t2 आएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बिना नोटबुक के इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए आप, क्योंकि फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो आपके हाथ में नोटबुक और आपका पेन जरूर होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट करते जाएं। समझ में आ गया? दो घटनाएं ए और बी और उनके दिक्काल निर्देशांक आपको दिख गए फ्रेम एस और एस डेस में। तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये दिखा आपका अगला स्टेज। ठीक है, इसमें क्या दिखेगा आपको? फ्रेम एस के सापेक्ष हम लोग के पास कोई घटना हो रही है ना? थोड़ा सा इसमें और मैं आपको सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक इसमें लगाने वाला हूँ। वापस देखिए, मान लेते हैं मैं कहता हूँ ए से लेकर के बी बिंदु तक की दूरी निकालनी है, और यहाँ निर्देशांक ये दिए हैं और यहाँ निर्देशांक ये दिया है। इसी प्रकार यहाँ के निर्देशांक और यहाँ के निर्देशांक। ठीक है ना? याद आ रहा है स्ट्रेट लाइन वाला केस? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो दूरी निकालूं मैं तो क्या बोलूँगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर होल अंडर रूट में रहेगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले स्लाइड में मैं ले जाता हूँ आपको यहाँ पे। तो समय अंतराल निकालना है आपको। निकला? अब ये समय अंतराल निकाल रहे हैं फ्रेम एस के सापेक्ष घटना ए तथा बी के मध्य समय अंतराल। तो बी का समय था t2 और ए पे समय था t1, तो समय अंतराल कितने का आएगा? t2 माइनस t1 का। और बी का निर्देशांक आपने लिखा था x2, y2, z2 और ए का निर्देशांक आपने लिखा था x1, y1, z1। तो दूरी कितना निकला? वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? और वेग कितना आपका? प्रकाश के वेग के बराबर, यानी कि डिवाइडेड बाई c। समय अंतराल कितना निकला? दूरी बटे वेग के बराबर आ गया। अब c को आप पक्षांतर कर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चला दूं आपके लिए, ये पक्षांतर करिए। तो आपके पास ये समीकरण c t2 माइनस t1 और वर्गमूल में कितना आएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब अगर इस स्क्वायर रूट को इधर पक्षांतर कर दें तो वर्ग हो जाता है, तो ये c वर्ग और t2 माइनस t1 का वर्ग आएगा। समझ में आया? पेन और आपका नोटबुक बहुत जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन काफी बड़े बनेंगे। इजी है, लेंदी बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है, बट इक्वेशन काफी लंबा दिखेगा आपको, इसलिए अपने नोटबुक पे नोट जरूर करते जाएं। ठीक, इस प्रकार से आपने एक समीकरण बना लिया। ये दिखा आपको आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से फ्रेम एस डेस में ले लेते हैं। एस डेस में समय क्या था? बी घटना का t2 डेस, ए घटना का समय क्या था? t1 डेस, और बी का निर्देशांक आपने लिखा था x2 डेस, y2 डेस, z2 डेस
और एक घटना का समय था x1 डेज, y1 डेज और z1 डेज। तो दूरी कितना आएगा, समय अंतराल निकालना है तो वेग तो c का c ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये समय अंतराल, वर्गमूल और ये आ गया c। समझ में आया ना भाई, ये दूरी निकल गई x2 डेज माइनस x1 डेज का स्क्वायर, y2 डेज माइनस y1 का स्क्वायर और z2 डेज माइनस z1 का स्क्वायर। समझ में आया, c को फिर से पक्षांतर कर दिया तो ये निकल के आ गया। अब अगर हम कहें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें या वर्गमूल को पक्षांतर कर दें तो ये c की घात 2 t2 डेज माइनस t1 डेज आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x2 डेज माइनस x1 डेज प्लस y2 डेज माइनस y1 डेज और z2 डेज माइनस z1 डेज का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो समीकरण नंबर 1 बन गया और समीकरण नंबर 2। अब हम चाहते हैं कि दो समीकरण को लेके एक समीकरण निकाल दें, मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 के ही समान है, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपके इस दो समीकरण को हम लोग हल करना शुरू करते हैं। अब इसके लिए मैं बोलूंगा भाई आप लोग लॉरेंज रूपांतरण समीकरण पे बात करिए। तो x डैश का मान कितना होता है, k x माइनस वी टी आता है और k का मान निकाले थे हम लोग, डेरिवेशन याद करिए कितना निकला था k का मान 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसके हिसाब से आप बताइए x2 डेज माइनस x1 डेज कितना होगा, कितना आएगा। तो इस मान को आप देखिए ये निकल के आ गया, x2 डेज कितना आएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस बी t2 डेज। समझ में आया। अब x1 डेज कितना आएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर x1 वी t1 डेज आ गया। अब यहां देखिए ये कॉमन है तो आपके पास ये निकल के आ गया। समझ गए आप। और y डेज बराबर कितना होता है, z डेज बराबर कितना होता है z। तो आप बताइए y2 डेज माइनस y1 डेज कितना होगा। तो आप बिल्कुल सीधा सा जवाब, ये सबसे सरल लगता होगा आप लोग को, नहीं। और उसी प्रकार से ये z2 डेज वाला स्थिति देख लो आप, z2 डेज माइनस z1 डेज z2 माइनस z1 के बराबर होगा। अब समय वाला केस याद रखिए, समय के लिए t का मान कितना निकला था, लॉरेंज रूपांतरण देखिए, t का मान देखो, t बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। शायद दिख गया होगा, दिखा। चलिए उसी को उपयोग करके t2 डेज का मान निकालेंगे तो कितना आएगा। t2 डेज का अगर मान निकालते हैं आप तो आपके पास आ रहा है ये 1/1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर √ t2 माइनस x2v बाई सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे t1 x1v बाई सी स्क्वायर, फिर से वही कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद t2 माइनस t1 हो जाएगा और v सी स्क्वायर x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि इक्वेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जगह हम लोग के लिखेंगे, क्योंकि जगह कम है हमारे पास और इक्वेशन काफ़ी बड़े हो जाएंगे इसलिए। चलिए तो ये समीकरण 2 है आपका, क्या है, सी स्क्वायर t2 डेज माइनस t1 डेज का स्क्वायर इक्वल x2 डेज माइनस x1 डेज का स्क्वायर। तो x2 डेज और x1 डेज का मान निकाले हैं अभी हम लोग, अपनी कॉपी में देखिए, दिखा। चलिए, और y2 डेज माइनस y1 डेज भी निकाले हैं, ये y2 माइनस y1 हो रहा है। z2 डेज माइनस z1 भी निकाले हैं, ये भी क्या हो रहा है, z2 माइनस z1 हो रहा है। समझ में आ गया। और यहाँ t2 डेज माइनस t1 डेज का मान निकाले हैं, दिखा, उसको वर्क करना है तो ये मैं यहाँ पे मान रख दिया। t2 डेज माइनस t1 डेज का मान कितना निकाले हैं आप, कितना निकल के आया आपके पास, ये निकल के आया 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर t2 डेज माइनस t2 माइनस t1 माइनस v बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसको नहीं भूलना भाई, होल स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगवाऊंगा आपसे, है ना, और इसको मैं बोलूँगा कि k लिखूंगा, तो इसको याद रखिएगा आप। अब दूसरे साइड पे अगर रखेंगे आप x की जगह x2 माइनस x1 तो कितना आएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर x2 माइनस x1 माइनस वी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर।
यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब पहले मैं इस साइड के समीकरण को हल करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें, और मेरे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो मैं एक साथ सारे इक्वेशन आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली में पहले मैं इसको हल करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, मैं पहले ही बोला कि 1/√(1 - v²/c² है, उसकी जगह मैं के लूंगा, तो होल स्क्वायर था ना, तो मैं उसको के स्क्वायर लिख दिया। चलेगा? अब यहाँ देखिए, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये ठीक। अब इस समीकरण में मैंने पूरा 1/√(1 - v²/c² को के से रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है, के लिख दिया है उसकी जगह। अब यहाँ देखिए, ए है ये, और ये है माइनस बी। उसी प्रकार ये ए है और ये है माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, और इन दोनों का तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही है जैसे है, सीधा सीधा सा समीकरण एक का एक हिस्सा तो आ गया आपके पास। अब चलिए एलएचएस को हल करते हैं। तो हल किया, ए कितना था भाई? ए का मान कितना है? t2 - t1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब वहां पे देखिए, ये v/c² है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? v की घात 2 और c की घात 4 हो जाएगा, और x2 - x1 की घात 2 आ जाएगा। फिर ab आता है, -2ab होगा, तो a कितना है? t2 - t1, और b कितना निकल के आ रहा है आपके पास? ये वाला टर्म, ये a और इतना b हो गया 2ab। समझ में आया? अब इसको और हल करें। इस c² k² को अगर अंदर ले गए आप ब्रैकेट के, तो क्या आएगा? ये देखिए, ये c² k² का इससे गुणा कर दिए, फिर इस c² का इससे गुणा कर दिए, फिर इसी टर्म का इससे गुणा कर दिए। समझ में आया? तो क्या बन गया आपके पास? एक नया समीकरण बन गया। क्या बना? c² k² t2 - t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। c की घात 2 है और ये c की घात 4, तो यहाँ c की घात 2 बच जाएगा। ठीक, तो यह समीकरण आ गया आपके पास, -2k²v। अब एक और टर्म और दिख रहा है, उसको भी कैंसिल करवा के दिखा देता हूँ मैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल हुआ तो आपके पास ये समीकरण बन के आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरे साइड को हल करते हैं, इस साइड को, इस समीकरण के इस साइड को, ये फिर से वही, ये इतने को, तो a x2 - x1 और b v t2 डैश माइनस t1 डैश है, ये डैश को मत भूलना। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हल करें आप तो क्या निकल के आएगा? ये देखिए, ये k² को मैं अंदर ले गया, a² यानी कि x2 - x1 की घात 2, ये आ गया, प्लस b² v² t2 - t1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया। फिर आपके पास क्या निकल के आया? 2ab है ना, 2ab। तो इसमें मेरे को एक गलती लग रहा है, पिछले हिस्से में क्या लिखे हैं हम लोग? यहाँ पे जो समीकरण आया है, ये डैश नहीं होगा, इसको करेक्ट करिए, ये t2 - t1 ही रहेगा, क्योंकि x के टर्म पे है, इसलिए x - vt होता है ना भाई, x डैश का मान। x डैश का मान आप लोग लिखते हैं k x - vt, तो ये t ही रहेगा। ठीक, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो, सीधा सीधा सा मान रख के निकाल दिया। अब चलिए वर्क किया, ये तो k की घात 2 आ गया, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर ये b², तो v² t2 - t1 का स्क्वायर, उसमें k² का गुणा, फिर 2ab बोलते हैं आप, 2ab बोलते हैं, उसमें k², तो ये 2v k² x2 - x1 t2 - t1, और बाकी ये तो वैसे ही रहेगा जैसा है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? अब इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, यहां पे आपको दिखेगा ये। ठीक, जब इसको हल किया था आपने, LHS और RHS को दोनों को बराबर कर देते हैं, और यहां पे ये आ गया, ये पूरा, और ये y2 - y1 और उधर z2 - z1 आ जाएगा। ठीक,
अब एक काम करें क्या, ये देखिए ये टर्म सी स्क्वायर के स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर, और यहाँ पे भी है के स्क्वायर वी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, पक्ष बदल दो उसका। तो इधर क्या था, ये धनात्मक था, ध्यान दीजिए इधर क्या था, ये धनात्मक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऋण में आ जाएगा। ये जो टर्म है टी टू माइनस टी वन और टी टू माइनस टी वन है, तो इसको मैं इस पक्ष में ले जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ये वाले टर्म को इस साइड ले आइए, तो ये क्या था, देखिए ये धन में है, ठीक, और ये ऋण में है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा और वो धन में हो जाएगा। तो आपके पास एक नया समीकरण क्या बन के आ गया, इस तरीके से, ठीक। सी स्क्वायर के स्क्वायर टी टू माइनस टी वन दिखा ये, और इधर क्या आ जाएगा, वहां से ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो अब देखिए इसमें कैंसिल होने वाला एक टर्म है मेरे पास, उसको मैं कैंसिल करवा ही देता हूँ ताकि आप लोग का डाउट खत्म हो। ये माइनस में देखिए ये, और ये भी माइनस में, तो ये और ये कैंसिल आउट, ठीक, ठीक है। और वो जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर दब गया है, नहीं दिख रहा, उसको लिख लीजिए। चलिए क्या आया, ये आ गया आपके पास सी स्क्वायर के स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर है, तो पहले से था, पक्षांतर करके लाए तो माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और ये वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर वैसे ही है जैसा पहले था। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालिए, तो ये सी स्क्वायर के स्क्वायर और टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अपने नोटबुक में देखिए, दिखा, तो क्या बचेगा, ये बचा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फिर उसमें क्या कॉमन निकल गया, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और के स्क्वायर, बचा क्या, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। क्लियर है, यहां तक क्लियर आया। अब क्या आएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये सी स्क्वायर हो गया, टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर आ गया, फिर क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। कैसे कैसे भाई, के का मान नहीं रखेंगे आप, ये के का मान रखेंगे, के का मान कितना है, वन बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये देखिए ये के का मान कितना होगा, ये के की जगह आप लोग लिखेंगे वन बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो उसको कैंसिल करेंगे आप, तो कैंसिल करेंगे तो के स्क्वायर की जगह कितना आ गया, ये के स्क्वायर की जगह आपको लिखना पड़ेगा वन बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसकी जगह उसकी जगह कितना आएगा, फिर वन बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल समीकरण एक के जैसा आ गया। किसके थ्रू आया है, समीकरण दो समीकरण एक के ही जैसा है। इसका मतलब दो घटनाओं के मध्य स्पेस काल अंतराल लॉरेंज रूपांतरण में निश्चर होता है। समझ में आ गया, ये पूरा डेरिवेशन था, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सीधा सीधा सा दो घटना ए और बी लेना है, दोनों घटनाओं के लिए दिक् काल निर्देशांक फ्रेम एस के सापेक्ष और एस डे सापेक्ष लेना है, दोनों के बीच की दूरी लेकर के समय अंतराल निकालना है, किसमें, एस में और एस डेस में, तो दो समीकरण बनेगा। उन दोनों समीकरणों में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण लगाना है और सीधा सा ए ऋण बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने से समीकरण दो समीकरण एक बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, और अच्छे से इसको ध्यान से सॉल्व करेगा तो आपसे जरूर बनेगा। ठीक, धन्यवाद।